हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आइए आज फुल लेंथ पेपर कर रहे हैं हम लोग एलिस बैच में। तो हेडिंग आ लीजिए, फुल लेंथ पेपर मतलब पूरी फिजिक्स का एक पेपर। 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उन 50 क्वेश्चंस को हम एक बार में यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस टाइप का एक ओवरऑल पेपर बनता है। जेई, नीट, एनडीए इस टाइप के जो पेपर्स होते हैं। हिंदी में पेपर्स हैं अपने पहले पास, बट अपन मैं अपन इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। फिजिक्स का पेपर है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। एक चालक गोले पर -50 इलेक्ट्रॉन आवेश है तथा दूसरे समान गोले पर +20 इलेक्ट्रॉन आवेश है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। शुरुआत में कह रहा है कि एक जो मेटल है, मेटल का गोला, उसमें -50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और दूसरा बिल्कुल सेम टू सेम मेटल गोला है, उस पर कितना चार्ज है? उस पर +20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओके, कह रहा है अगर दोनों गोलों को टच करा दिया जाए, टच भी बोल सकता है या बोल दिया जाए किसी तार से कनेक्ट कर दिया जाए, तो बच्चों देखो दोनों गोलों के साइज सेम है। दोनों गोलों के साइज सेम है। साइज सेम है मतलब इनकी कैपेसिटी इक्वल है। इनकी कैपेसिटी इक्वल है। तो जैसे ही आप टच कराओगे तो बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके पास ज़्यादा चार्ज है, इसके पास कम चार्ज है। ओके, तो माइनस का 50 और प्लस का 20, नेट चार्ज कितना बचेगा बेटा? माइनस का 30 इलेक्ट्रॉन। बोलिए यस और नो। और माइनस का 30 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और क्योंकि वो टच में है, पहले तो माइनस का वाला जो एक्सेस था वो +20 से कैंसिल हो गया, फिर आपके पास माइनस का 30 बच गया। अब 30 दोनों में बटेगा, तो कैसे कैसे बटेगा? -15 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे और -15 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे। तो आंसर आ जाएगा इसका माइनस दोनों पे चार्ज कितना होगा? -15 इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक विद्युत द्विध्रुव को अपनी साम्यावस्था से विद्युत क्षेत्र में थीटा दिशा से कोण घुमाया गया है। इस घूर्णन में किया गया काम कितना होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ओके, शुरुआत में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही था, बाद में इसको घुमा करके अपने थीटा पे ले आए हैं। तो वर्क डन कितना होगा? बच्चों आप जानते हैं फॉर्मूला होता है वर्क डन = PE cos θ1 - cos θ2। तो यदि ये फॉर्मूला आपको आता है तो बेहद सिंपल है। PE, इसमें शुरुआत में θ1 कितनी डिग्री था? 0 डिग्री, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन से था। तो cos 0 कितना होता है? 1। और फिर उसके बाद कितना हो गया थीटा एंगल पे? तो 1 - cos θ। ओके, 1 - cos θ। तो इसको कहाँ से घुमाया जाता है? थीटा कोण तक घुमाया जाता है ना। ठीक ना। सो आंसर कितना होगा इसका? PE ब्रैकेट में 1 - cos θ। क्या होगा आंसर? PE ब्रैकेट में 1 - cos θ। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E वाले स्थान में कारण ऊर्जा घनत्व का मान क्या होगा? है ना, निर्वात में। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास कोई कैपेसिटर है और आपको बताना है कि वहाँ पर, यहाँ पे यदि वैक्यूम है तो E अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है तो आपको एनर्जी डेंसिटी बतानी है। तो एनर्जी डेंसिटी मैंने आपको बताई थी कि एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका जो डायरेक्टली फार्मूला आया था, इसका डायरेक्टली फार्मूला भी आपको याद करवाया गया था, 12ε0 E²। 12ε0 E²। वैसे डायरेक्ट फार्मूला बच्चों ने याद कर लेते हैं। 1/2 ε0 E² जो होता है एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है। फिर भी यदि आप भूल जाएं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। एनर्जी आप सब लोग जानते हैं कितनी होती है कैपेसिटर की? 12CV² अपॉन वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू प्लेट की डिस्टेंस D। बोलिए यस और नो। ओके, 1/2 C कैपेसिटी कितनी होती भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की? ε0 A/D। और A तो है ही, A तो है ही ये वाला ε0 A/D इंटू V मतलब वोल्टेज। अपन को पता है V इक्वल टू कितना होता है? E इंटू डी। ए इंटू, तो E का स्क्वायर हो गया, D का स्क्वायर होगा क्योंकि V का स्क्वायर था, और नीचे हो गया D पहले वाला, A ये वाला, और D एक और लिख दो। D से D स्क्वायर, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, A से A भी कैंसिल। आंसर क्या आ गया? 1/2 ε0 E²। तो डायरेक्टली फार्मूला होता है, या तो याद कर लीजिए एनर्जी डेंसिटी U बार से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 12 ε0 E²। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों।
समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थान में आधे भाग में एप्सिलॉन आर परावैद्युत वाला माध्यम भरा हुआ है। यदि हवा वाले भाग की धारिता सी है तो संपूर्ण संधारित्र निकाय की धारिता क्या होगी। चलिए क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ मैं आपको इंग्लिश में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके आधे भाग में हवा भरी हुई है, मतलब आधे भाग में कौन सी परमिटिविटी काम करेगी, एप्सिलॉन नॉट, और आधे भाग में मीडियम भरा हुआ है, मतलब मीडियम का एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना है, के है, कितना है, के। तो यदि इसकी कैपेसिटी सी है तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, सी डैश इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सी, या एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स ऑफ सी। इतनी तो होगी, के को एप्सिलॉन आर बोलते हैं ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब कह रहा कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी निकालिए, कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी। तो देखिए दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। हम लोग जानते हैं कि सी नेट इक्वल टू होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 यहाँ पर मतलब सी एयर, एयर का क्या है, सी ही है, और C2 का कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन आर इंटू सी, और यहाँ ब्रैकेट में C प्लस एप्सिलॉन आर इंटू कितना, सी। क्लियर हो गया ना। आप यदि ऊपर से C कॉमन ले लें तो ऊपर से C कॉमन ले लें, C कॉमन लेने की जरूरत नहीं एक्चुअली, ऊपर से कुछ कॉमन नहीं लेना। C एप्सिलॉन आर इंटू सी, नीचे से C कॉमन लेना है, क्या बचेगा, 1 प्लस एक C से एक C। फाइनली आंसर आ चुका आपका एप्सिलॉन आर सी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन आर। नोट करिए। तो जो नेट कैपेसिटी आ रही है वो कितनी होगी, वो होगी सॉल्व करने के बाद एप्सिलॉन आर सी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन आर। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है चित्र में दर्शाए गए जालक बिंदु के ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट है ए, ओके, और बी पॉइंट क्या है आपका, बी पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। सॉरी बच्चों, ये ए है और ये बी है, ऐसा, ये ए है और ये बी है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है ए से लेके बी के बीच में। ये ए है, ये बी है। तो देखिए बच्चों यदि मैं इसी डायग्राम को बनाऊं, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आप देखिए ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट ये एक ही साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, बताइए भाई। आप इस तार को समेट करके ऊपर कर दो इसके, इस तार को समेट करके ऊपर कर दो आप इसके, तो बात तो एक ही हुई ना। तो मतलब यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो देखिए कहाँ बनेगा, ए पॉइंट ये है, ए से एक कनेक्टेड है आर, यस और नो, और फिर इसके बाद है ओ पॉइंट, ओ पॉइंट से एक कनेक्टेड है रेजिस्टेंस आर जो कि बी में गया है, ठीक है ना। फिर एक टर्मिनल एक रेजिस्टेंस का ओ पे है और दूसरा टर्मिनल किस पे है बेटा, बी पे है ना, बी पे, और फिर तीसरा टर्मिनल फिर से ओ पे है और एक टर्मिनल क्या है, बी पे है। क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमको निकालना है। अब देखिए ये आर, ये आर, ये आर, आर 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 का पैरेलल कितना हो जाएगा, R/3 कितना हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास R प्लस R/3, सो R प्लस R/3 दैट इज इक्वल टू 4R/3 इज द आंसर। क्लियर हो गया, 4R/3 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन है। यदि तापी विद्युत वाहक बल E1 तथा गर्म संधि के ताप में संबंध है E1 इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, तो उदासीन ताप का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में क्या कह रहा है कि इफ द रिलेशन बिटवीन द EMF एंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन T इज गिवन बाई अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर, ओके। तो आपको बताना है कि न्यूट्रल टेम्परेचर कितना होगा उस समय, न्यूट्रल टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए न्यूट्रल टेम्परेचर की कंडीशन क्या होती है, मैंने बताया था न्यूट्रल टेम्परेचर हिंदी में बोलते हैं उदासीन ताप। इस पर जो होता है EMF का रेट ऑफ चेंज टेम्परेचर के साथ कितना हो जाता है, 0, डी EMF अपॉन dt इक्वल टू 0। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, EMF कितना दिया, इतना, यानी d/dt ऑफ अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू कितना,
0। डिफ्रेंशिएट करिए, अल्फ़ा टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, अल्फ़ा और 1/2 और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल। ओके, बीटा कांस्टेंट बाहर आएगा, ये भूल गया था मैं। तो कितना बच गया, अल्फ़ा प्लस बीटा टी इक्वल टू 0। बीटा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा इज द आंसर। ठीक है ना बच्चों, आपको मैं याद दिला देता हूँ उस ग्राफ की जो मैंने इसको जिस समय ये चैप्टर पढ़ाया था, बताया था उस समय। याद कीजिए, ये ईएमएफ होता है, ये टेम्परेचर होता है। पहले टेम्परेचर के साथ ईएमएफ बढ़ता है हॉट जंक्शन के, बट और बढ़ाते जाओ तो फिर क्या होने लगता है, घटने लगता है। ये जो पॉइंट आता है इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या आता है, न्यूट्रल पॉइंट। और इसी पॉइंट पर जो होता है DE/dt इक्वल टू कितना हो जाता है, 0। क्लियर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जेड अक्ष के अंदिश रखे एक लंबे सीधे तार में ऋणात्मक जेड धारा में एक करंट, ऋणात्मक जेड दिशा में एक धारा करंट I प्रवाहित हो रही है। तल जेड इक्वल टू 0 पर स्थित बिंदु XY पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो क्या सिचुएशन दी गई आपके पास। आप सबसे पहले एक्सिस मान लीजिए, मान लीजिए आपकी नज़रों के सामने ऊपर जाने वाला जो है एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जाने वाला सॉरी ये जेड एक्सिस है बेटा, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। ये एक्स है और ये वाई है। तो फिलहाल ये जो जेड है ये ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर अपन। और ये जो है एक्स, ये बन गया एक्स एक्सिस, ये बन गया वाई। तो मतलब क्या हुआ, ये है एक्स, ये है वाई, है ना, ऐसा। और इसके ऊपर क्या रहा है, जेड, एक्स वाई जेड। तो ये जेड है। अब कह रहा है कि एक कंडक्टर रखा हुआ है जेड में और जिसमें नीचे की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, नीचे की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ठीक ना। आपको कहना है कि इस प्लेन पर, ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का दूसरा नाम क्या होता है, एक्स वाई प्लेन का दूसरा नाम होता है जेड इक्वल टू 0। क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जो भी बैठा है, ये जो प्लेन जा रहा है ओरिजिन के पास में, यहाँ पे कोई भी हाइट नहीं होगी जेड के लिए, जेड इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, करंट कैसी जा रही है, ऐसे इसके सामने। तो इस पर जो फील्ड जनरेट होगा वो कैसा होगा, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। करंट भाई नीचे की ओर जा रही है, तो करंट नीचे की ओर आपने कर लिया, अंगूठा देखिए इस तरीके से किया, और सामने भी देखोगे तो इस तरीके से रहेगा। अगर यही चीज़ अगर सामने शीट बना के देखें अपन, तो अंगूठा नीचे जा रहा है, समझ गए ना, अंगूठा नीचे जा रहा है। तो इसका जो फील्ड जाएगा, ये देखिए यहाँ पे यदि बात की जाए इस सिचुएशन में, आप यदि ये राइट हैंड थंब रूल है, ओके, अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशन ले लें कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पेन आपका कौन सा है, जेड एक्सिस है। तो पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। करंट कैसी जा रही है, नीचे जा रही है। तो करंट नीचे जा रही है, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड निकलेगा, यहाँ जो हवा में है, ये जो पॉइंट पे फील्ड निकलेगा उसकी डायरेक्शन देखो किस तरफ है, ऐसी है, ठीक है ना। कुल मिला के डायग्राम में देखिए, यदि पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ये पॉइंट है एक्स कोमा वाई। अब इसमें करंट जा रही है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो इस पर जो फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो ऐसे आएगी। ये जो पॉइंट है, इस पर जो फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन पे आएगी, बी, ठीक ना। इससे कोशिश कीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट पी है, तो बी की डायरेक्शन ऐसी आएगी, ठीक है ना, अंदर की तरफ। अब बी के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक टूटेगा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, दैट इज कॉल्ड बी कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर, बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो भैया अब अपने पास हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है वेक्टर। तो क्या बनेगा अपने पास, देखिए जो बी साइन थीटा है वो तो एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो रिजल्टेंट बी इक्वल टू बी साइन थीटा आई कैप, और डाउनवर्ड माइनस बी कॉस थीटा जे कैप।
माइनस बी कॉस थीटा जे कैप, ठीक है ना। अब ये साइन कंपोनेंट है और ये कॉस कंपोनेंट है। बी की वैल्यू क्या होती है? बी की वैल्यू आप सब लोग जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर, जिसको बोलते हैं अपन बी का मॉड, ये इसी को बोलते हैं अपन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई आर। अब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ये तो हो गया। अब हमें दो फील्ड हैं, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा है, तो हमें यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो साइन थीटा देखिए, इस एंगल के लिए थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या निकलेगा? ये, ठीक है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन थीटा की वैल्यू एक में आ जाएगा वाई बाई आर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एक में आ जाएगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर। या आप डायरेक्टली एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि मॉड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या इसको 2 कन्वर्ट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक चालक लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा यदि, मतलब क्या कह रहा क्वेश्चन कि एक आपके पास कंडक्टिंग लूप है, एक आपके पास कंडक्टिंग लूप है, ये लूप दे रखा है। अब इस लूप को ऐसा रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में कि इसका जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। मतलब ये प्लेट ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, परपेंडिकुलर हो, समझ गए ना। तो आपको बताना है कि इस समय मैक्सिमम ईएमएफ कब क्रिएट होगा। फर्स्ट, ये स्लाइडिंग मोशन करे मतलब घिसटने लगे। सेकेंड है, ये अपने एक्सिस पर रोटेटरी मोशन करे, ठीक है ना। तीसरा, ये अपने डायमीटर के अक्रॉस घूमना शुरू कर दे, अपने डायमीटर के अक्रॉस घूमना शुरू कर दे, और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है साफ साफ? बी, ये अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करे? रोटेट होना शुरू कर दे। समझ गया ना। अगर ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होना शुरू कर देगा तो इससे मैक्सिमम ईएमएफ आएगा, तभी तो फ्लक्स सबसे ज़्यादा कटेगा। बोलिए यस कि नो? तभी तो फ्लक्स सबसे ज़्यादा कटेगा ना, जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ये इस एक्सिस के अबाउट, जैसे ये पेज है तो ये ऐसे रोटेट करेगा इस तरीके से, इसको दो पार्ट में मोड़ लो। अब ये कॉइल बन गई, ऐसे रोटेट करेगा तो फ्लक्स मैक्सिमम कट होगा। नहीं, ये इस पे कट करेगा ना। चलो बताओ कैसे नहीं करेगा, बताइए। ये देखिए, मान लीजिए अभी ये कॉइल ऐसी है, ये फील्ड आ रहा है, ये फील्ड आ रहा है, फ्लक्स अभी ये कॉइल ऐसी थी, फ्लैट थी, मतलब इस तरीके से थी, तो पूरा का पूरा फ्लक्स इसको काट रहा था कि नहीं काट रहा था। जब ये कॉइल मुड़ करके ऐसी हो जाएगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि बिल्कुल नहीं काटेगा। तो ईएमएफ तो चेंज पे बनता है ना, इस पे मैक्सिमम चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा फ्लक्स में। तो इस वजह से अभी फ्लैट थी, ऐसी दिख रही थी, और जब एकदम सामने सपाट फील्ड के सामने आ जाएगी तो कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। इस समय फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो, और इस समय फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। क्लियर हो गया ना। तो इस वजह से आंसर क्या है इसमें? इसमें जो लूप है अगर अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो फ्लक्स चेंज क्या होगा? मैक्सिमम। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक विद्युत हीटर को क्रमशः एक दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा से गर्म करते हैं। दोनों धाराओं के लिए हीटर के सिरों पर लगाए गए विभवांतर समान है। प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा ए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से गर्म करने पर अधिक होगी, बी दिष्ट धारा स्रोत से गर्म करने पर अधिक होगी, दोनों में समान होगी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, एक आपके पास
रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब विद्युत हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो एक तरीके का रेजिस्टेंस है। आप एक बार उसमें सेम वोल्टेज की एसी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेम वोल्टेज की एसी। और उस दूसरे बार में आप सेम वोल्टेज का डीसी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डीसी। क्वेश्चन कह रहा बताइए किस वाले सर्किट में ज़्यादा हीट निकलेगी, एसी वाले में या डीसी वाले में। क्वेश्चन कह रहा किस सर्किट में ज़्यादा हीट निकलेगी, एसी में या डीसी में। क्लियर हुआ ना? तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। आपको पता होना चाहिए कि एसी जो करंट देगा, जो वोल्टेज देगा, वो क्या होता है? VRMS। क्या होता है? और VRMS क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज का √2 टाइम्स। अब बट ये जितना होगा ये उतना ही देगा, तो ज़्यादा ड्रॉप किस में, ज़्यादा एनर्जी किस में बर्बाद होगी? डीसी में, क्योंकि फॉर्मूला हीट का होता है V²/R। तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज मिलेगा इसको, मगर एसी में क्या मिलेगा? VRMS, जो कि उससे √2 हिस्सा कम होता है। क्लियर हुआ ना? तो क्या हुआ भाई कि एक विद्युत हीटर को क्रमशः डीसी करंट और एसी करंट से गर्म करते हैं। यदि प्रत्येक के लिए हीटर के सिरों पर लगाए गए वोल्टेज समान है तो पर सेकंड होने वाली हीट ज़्यादा किस में होगी? डीसी में ज़्यादा होगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है H=V²/RT। H=V²/RT। क्लियर हो गया? बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 डायमेंशन का क्वेश्चन है। डायमेंशन का किसी कण पर वेग यानी वेलोसिटी जो दी गई है वो दी गई है α_t + β + 1/γ के अनुसार दी जाती है। समझ गए ना? तो आपको बताना है अल्फा बीटा गामा की डायमेंशन क्या होंगी। क्लियर है ना? तो बेटा आपको पता होगा कि डायमेंशन होमोजेनिटी कहता है कि जो v की डायमेंशन होगी वही α_t की होगी और वही β/1 + गामा की होगी। बोलो यस और नो। क्लियर ना? अब देखिए v की डायमेंशन क्या होती है? L⁻⁻1 होती है, और यही हो गई क्या? α×t की। क्लियर हुआ ना? तो α=L⁻⁻1/t, तो t की पावर ऊपर चला जाएगा तो α=L⁻²। क्लियर हो गया ना? α=L⁻²। ठीक। अब आगे हमें फिर से पता है कि जो α_t की डायमेंशन होगी या जो v की डायमेंशन होगी वो β/1 + गामा की होगी, यानी L⁻⁻1 की डायमेंशन = β + 1/γ। ओके भाई, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होगा तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ही ऐड होगा, मतलब गामा क्या है? 0 ही है। गामा डायमेंशनली क्या है? m0 L0 T0। बोलो यस और नो। और तो भैया L⁻⁻1 लाने के लिए बीटा को भी होना पड़ेगा L⁻⁻1, तो बीटा की डायमेंशन क्या हो गई? L⁻⁻1। क्लियर हुआ? तो करेक्ट आंसर ए है, अल्फा L⁻⁻2, बीटा L⁻⁻1 और गामा m0 L0 T⁻0। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। 10th का आंसर ए, चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, मोशन का क्वेश्चन है। एक समान त्वरण से गतिशील कर विराम की अवस्था से गति प्रारंभ करके पहले प्रथम 5 सेकंड में कुछ दूरी तय करता है। कण द्वारा अगले 5 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? ओके, चलिए क्या है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है 11th नंबर कि स्टार्ट में एक वेलोसिटी 0 है। अब ये 5 सेकंड में कुछ डिस्टेंस तय करता है। मान लो 5 सेकंड में डिस्टेंस है x, कितनी है? तो हम क्या लिखेंगे? s = ut + ½ x = u × 0 × t, t यानी 5 + हाफ एक्सेलेरेशन a कांस्टेंट है इंटू t का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ठीक ना? 25 हो गया। तो x = कितना हो गया? 25a/2 हो गया। ये 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस है। अब कह रहा है कि ये इसी तरीके से एक्सेलरेट रहता है, और अगले 5 सेकंड में कुछ और दूरी ट्रेवल करेगा। तो मान लिया मैंने कि अगले 5 सेकंड मतलब कि टोटल 10 सेकंड तक ट्रेवल की गई दूरी कितनी है? x'। कितनी डिस्टेंस है? तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, x' = ut + ½
ए टी का स्क्वायर। तो एक्स डैश पता नहीं, यू 0 प्लस 1/2 एक्सलेशन ए और टी यानी 10 का स्क्वायर यानी 100। तो एक्स डैश इक्वल टू कितना हो गया, हाफ ए इंटू 100, यस और नो, हाफ ए इंटू 100, ठीक ना। सो एक्स डैश, अब हमें क्या चाहिए, कह रहा है कि एक्स डैश, अब कह रहा अगले 5 सेकंड में चली गई दूरी, ये 10 सेकंड तक की है, तो जो लास्ट के 5 सेकंड की डिस्टेंस की दूरी होगी वो क्या होगी, x10 माइनस x5, मतलब 100a/2 माइनस जो पहले निकाला अपन ने 25a/2, यही तो दूरी होगी ना, कि नहीं होगी, 25a/2। सॉल्व करने पर कितना आ गया, 75a/2। क्लियर हुआ। क्या मैं 75a/2 को 3 मल्टीप्लाइड बाई 25a/2 नहीं लिख सकता हूँ, मतलब ये क्या है, 3 मल्टीप्लाइड शुरुआत के 5 सेकंड में चली गई दूरी, यही तो थी ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो आंसर क्या हो जाएगा कि 3 गुनी होगी, समझ गए ना, मतलब जो नेक्स्ट 5 सेकंड में चली गई डिस्टेंस आई है वो कितनी है, 3 गुनी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक पानी से भरी बाल्टी में 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है और पानी नहीं गिरता, घूर्णन का आवर्तकाल बताइए कितना होगा। चलिए जी, क्या है क्वेश्चन, ये कोई बंदा है, इसने एक बाल्टी में पानी भर लिया है, ऐसी होती है ना बाल्टी, ये बाल्टी में पानी भर लिया है, ठीक है ना। अभी इस पे mg कहाँ लग रहा था, नीचे। अब आपको इसको कह रहा है इसको घुमाओ, इसको घुमाओ, समझ गए, इसको घुमाना है। बताइए अगर ये घूमती है, यहाँ पे एक सिचुएशन आएगी कि बाल्टी जो है ऐसी हो जाएगी ना, उल्टे में, उल्टी ऐसी हो जाएगी, और अभी भी ये ताने हुए है। कह रहा है बताइए कि इसको कितना टाइम पीरियड लगेगा अगर बाल्टी का पानी नहीं गिर रहा है, अगर बाल्टी का पानी नहीं गिर रहा है, ठीक है ना। तो भैया अभी बाल्टी है, ये बाल्टी का नीचे क्या लगेगा, mg, नीचे लगेगा कितना, mg। एक्चुअली अब यहाँ पे मैं पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि अगर ये चीज़ ऊपर भी जाके बैलेंस है, उस पर पानी नहीं गिर रहा है, ठीक है ना, उस पर पानी नहीं गिर रहा है, तो कंडीशन ये होती है कि mg इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स F ऑफ C। तो mg इक्वल्स टू FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, mv²/r को बटे ओमेगा के टर्म्स में है बेटा, तो अपन क्या लिखते हैं, m ω²r, m से m कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू ω² इक्वल टू कितना हो गया, r/g, तो ओमेगा इक्वल टू √r/g, गलत बोल गया क्या, g/r लिखना था बेटा, सॉरी, g/r, तो √g/r, ठीक है ना। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t, 2π/t, समझ गए ना, 2π/t। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम बताना है अपन को, समझ गए ना, अपन को टाइम बताना है, ठीक ना। अच्छा, आपको ये बात महसूस होती होगी कि जितना तेज आप घुमाओगे उतना पानी गिरने के चांसेस कम है, बोलो यस और नो। तो ओमेगा को आपको अधिकतम रखना पड़ेगा, यानी ओमेगा को मैक्सिमम रखना पड़ेगा, और जिस समय ओमेगा मैक्सिमम होगा तो टाइम क्या आएगा, मिनिमम, जल्दी जल्दी घूमेगी बाल्टी, टाइम तो मिनिमम आएगा ना। क्लियर हो गया ना। ओमेगा इक्वल टू 2π/t, 2π/t इक्वल टू कितना, ओमेगा, है ना। खैर इसका अपन को बात नहीं करना है, 2π/t इज इक्वल टू सिंपली √g/r, g/, हमें t चाहिए तो t/2π, पलट दो, इक्वल टू √r/g, क्लियर ना। तो t इज इक्वल टू 2π√r, रेडियस कितनी दी गई है भैया, देखो 4 मीटर, g कितना होता है 10 मान लो 9.8 को, 4 अपॉन कितना बेटा 10, समझ गए।
बच्चों 2 पाई √10 और √10 और 4 का रूट क्या होता है 2। √10 और पाई दोनों एक ही बात होते हैं, समझ गए ना। मैं बोलता हूँ हमेशा पाई स्क्वायर इक्वल टू 10, यानी पाई इक्वल टू √10। तो लगभग यहाँ पे 2 पाई था, 4/10। कुछ मिस्टेक हो रही है, डी। हाँ तो कोई गलती नहीं है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर है कितना सेकेंड, 4 सेकेंड। तो एक बार मैं कंसेप्ट फिर से बता देता हूँ कि सेंट्रीपिटल की सिचुएशन में mg जो होगा वो mv²r के इक्वल हो जाएगा। mg इक्वल टू mv²/r, नोट करिएगा है, mg इक्वल टू mv²/r। अगला क्वेश्चन है राशि जो कभी किसी टक्कर में कांस्टेंट रहती है भाई। तो किसी भी टक्कर में केवल मोमेंटम कंजर्व रहता है, बाकी सब चीजें बदलती हैं, समझ गए ना। केवल मोमेंटम कंजर्व रहता है, बाकी सब चीजें रहती हैं, है ना। सब चीजों में इसमें बाकी चीजें क्या दी गई हैं, काइनेटिक एनर्जी नो चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर बदल जाएगा, मगर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है और एक्सटर्नल फोर्स 0 होने पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगता है ना। यस, तो करेक्ट आंसर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक कर्ण XY तल में y अक्ष के समानांतर d दूरी पर स्थित रेखा पर नियत वेग v से गतिशील है। यदि कण का द्रव्यमान m हो तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम निकालना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L = mvr, ये होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। क्वेश्चन कह रहा है एक XY प्लेन ले लो, ये ले लिया अपन ने बच्चों XY प्लेन, ये ओरिजिन है, ठीक ना। अब ये ओरिजिन है, अब कह रहा है कि एक जो पार्टिकल है, एक कण y अक्ष के समानांतर d दूरी पर स्थित एक सीधी रेखा पर नियत वेग v से गतिशील है। y अक्ष के पैरेलल d डिस्टेंस पर ये जो पार्टिकल है y एक्सिस के पैरेलल मूव हो रहा है, ये y एक्सिस के पैरेलल, ओके, y एक्सिस के पैरेलल मूव हो रहा है, ये देखिए y एक्सिस के पैरेलल। अब सवाल ये है कि y एक्सिस के पैरेलल ये मूव हो रहा है, ठीक है। अब ये सवाल है कि y एक्सिस के पैरेलल ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव y बोला नहीं है, मतलब इसने पॉजिटिव y ही बोला है, मतलब ये नीचे से लेके कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो आपको बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो आप किसी भी पॉइंट पर ले लो इसको, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे पार्टिकल जा रहा था ना बेटा, तो यहाँ से इसको जोड़ दो, जोड़ दिया तो ये हो गया मास, ये हो गया इसका मास, और ये हो गई इसकी वेलोसिटी, ये हो गई इसकी वेलोसिटी, और ये हो गई डिस्टेंस इसकी। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया भाई, mvr। इसकी डिस्टेंस जो है y एक्सिस से कितनी है, d है ना, बोलो यस और नो। y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो यदि मैं इस पॉइंट पर मोमेंटम निकालना चाहूँ तो इस पॉइंट पर मोमेंटम आएगा एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू d, m इंटू v इंटू d, ये हो गया। और इसकी जो डायरेक्शन आएगी, देखो ये आगे की तरफ मूव कर रहा ना, देखो ना, यस, वेलोसिटी देखो इसकी आगे की तरफ है, तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी जेड एक्सिस। तो क्या आएगा, k कैप, क्या आएगा, k कैप। तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा, mvd इंटू k कैप। चेक करिए ऑप्शन नंबर ए, mvd इंटू k कैप। क्वेश्चन नंबर 15, ये रोटेशनल इनर्शिया का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी बेलन का जड़त्व आघूर्ण अपनी अक्ष के परतः वही है जो उसकी लंबाई के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परतः होता है, तो बेलन की लंबाई L व उसकी त्रिज्या R में क्या संबंध होगा। देखिए जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई बेलन है, आपके पास कोई सिलेंडर है, ओके। चलिए, तो बेलन का उसकी एक्सिस के अबाउट, किसी सिलेंडर का उसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, पहले रट लो, ½ mr²। कितना होता है, ये इसकी रेडियस होती है, समझ गए ना, ½ mr²। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है,
ये किसके इक्वल है? अगर इस बेलन को लेटा दो, बोलो यस और नो, तो इसकी एक्सिस क्या हो जाएगी? ये बेलन की ये हो जाएगी ना, लेटा दोगे। इसके सेंटर से जाने वाले और इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर यदि घुमाया जाए तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब यदि इसको ऐसे लेटा करके घुमाओ तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो इसके इक्वल है। बेटा इसको लेटाते हो तो ये लेंथ क्या होती है? एल। ये लेंथ क्या होती है? तो उस समय जब इसको लेटा के घुमाया जाता है इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस समय इसका जो फॉर्मूला आता है बेटा वो याद कर लो, m ब्रैकेट में L²/12 प्लस R²/4। इस चैप्टर में बहुत फॉर्मूले आएंगे, m L²/12 प्लस R²/4। क्लियर हुआ? अब देखिए जी, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन का कहना है कि सेंटर के अबाउट घुमाने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² जो है वो उसको परपेंडिकुलरली है ना, उसके सेंटर से जाने वाली, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली और उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर जाने वाली एक्सिस के अबाउट घुमाने के इक्वल है। यानी m L²/12 प्लस R²/4। क्लियर हुआ? दोनों इक्वल है ना बेटा। तो मास से मास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। चलिए 2 कॉमन ले लीजिए, लगे हाथ, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ R² है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 1/2 L²/6 प्लस R²/2, यही आएगा ना। 2 से लो 2 भी कैंसिल। अब R² में से R²/2 भी जान दो, इक्वल टू L² कितना? 6। R² में से R²/2 जाएगा, कितना आएगा? R²/2 इक्वल टू L²। 6 ऊपर है, जान लीजिए ऊपर। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल 3 बार, यानी L² इक्वल टू कितना हो गया? 3R²। तो L इक्वल टू √3R²। तो आंसर क्या आ गया बेटा? R√3। क्लियर हो गया? आंसर कितना आ गया? R√3 बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा क्वेश्चन की पृथ्वी से पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। एक ग्रह जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी तथा घनत्व पृथ्वी के समान हो पर पलायन वेग क्या होगा? पलायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी ये अर्थ है। यहाँ से आप किसी पत्थर को कितनी जोर से उछाल के फेंकोगे कि अर्थ की ग्रेविटी को पार कर जाए और कभी वापस ना कर पाए, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी एस्केप इक्वल टू, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2G M/r। 2G M/r। अब क्योंकि यहाँ पे रिलेशन किस में आ रहा है? रेडियस में, प्लैनेट की रेडियस में। क्वेश्चन जो दे रखा वो क्या है? प्लैनेट की रेडियस पर है। तो मास को कन्वर्ट करूँ तो कितना आ जाएगा? 2G/r रहेगा। मास इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। होता है कि नहीं होता? तो डेंसिटी रो और वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई R का क्यूब। अर्थ गोला है ना, तो 4/3 पाई क्यूब। R से एक R कैंसिल, R² बच गया। तो कितना आ जाएगा बेटा? देख 8G रो 2 4 जा 8 G रो पाई R का स्क्वायर होल अपॉन कितना बेटा? 3। बोलो यस और नो। ये भी कांस्टेंट, 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 केवल R² बाहर निकलेगा और R² बाहर निकलेगा तो R हो जाएगा। तो V एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू R/8G रो पाई अपॉन कितना बेटा? 3। यानी V एस्केप इज प्रोपोर्शनल टू कितना? R। यस और नो? रेडियस पे डिपेंड करेगा। यानी V एस्केप 1/V एस्केप 2 इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ सेकेंड प्लैनेट। समझ गए ना? अर्थ के में इसके वेलोसिटी कितनी दी गई है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, एंड एस्केप वेलोसिटी 2 पूछी गई है। तो V एस्केप 2 इक्वल टू रेडियस 1 जो दी गई है, रेडियस 1, अर्थ की रेडियस मान लो R। रेडियस 2 क्या करे? कितनी गुनी कर दी गई है बेटा? 2 गुनी। कितनी गुनी कर दी गई है? 2 गुनी। तो 2R कर दे बेटा यहाँ पे, R से R। तो V एस्केप 2 जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो यानी V एस्केप 2 इक्वल टू 2 इंटू 11.2 दैट इज इक्वल टू कितना? 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो 22.4 किलोमीटर पर